हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी सभी सभी प्यारी बहनें जो भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों को। और यह हमारी आज 16 नंबर की क्लास होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी कक्षाओं को निरंतर देखती होंगी। आज का पहला प्रश्न है हमारा, इन्फ्लुएंजा खालिस्तान के संक्रमण के कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है कवक और चौथा ऑप्शन है शैवाल। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है किससे होता है? विषाणु के द्वारा होता है। और विषाणु कौन सा होता है? आप नोट कर लीजिए, विषाणु होता है आर्थोमिक्सो। किससे होता है? आर्थोमिक्सो जो वायरस होता है उससे होता है हमारा इन्फ्लुएंजा। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। आर्थोमिक्सो के द्वारा जो वायरस है उसके द्वारा इन्फ्लुएंजा होता है। और इन्फ्लुएंजा दो प्रकार का होता है, इसे हम फ्लू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंजा को? फ्लू। कौन कौन सा? एक बर्ड फ्लू। कौन सा होता है? एक बर्ड फ्लू। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। तो बर्ड फ्लू किससे होता है? पक्षियों के द्वारा। लेकिन तो इसमें कुछ लक्षण किसके देखे गए हैं? इंसानों में भी देखे गए हैं। और इसका जो वायरस है बर्ड फ्लू का, उसका है H5। क्या है? H5N1। H5N1 ये इसका वायरस है। आप हो सके तो लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काली खांसी को खालिस्तान भी कहते हैं। तो क्या इसमें पूछा गया है कि काली खांसी का जो अन्य नाम क्या है? तो काली खांसी का जो अन्य नाम है, आइए देखते हैं। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है न्यूमोनिया, तीसरा है क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस और चौथा ऑप्शन है पर्टुसिस। तो काली खांसी को हम पर्टिसस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पर्टुसिस के नाम से जानते हैं। और खाली खांसी जो होती है, काली खांसी, वह सामान्यतः बच्चों में होती है। किस में होती है? बच्चों में। और इसका वायरस क्या है? इसका वायरस है बॉर्डीटोला। कौन सा है? बॉर्डीटोला। ये क्या है? इसका वायरस सॉरी बॉर्डीटेला है। क्या है? बॉर्डीटेला। ये इसका वायरस है। और इसका जो प्रसार होता है वो हवा के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? काली खांसी हवा के द्वारा फैलती है। एक दूसरे से छींकते हैं तो एक दूसरे संक्रमण कहते हैं, हवा के माध्यम से प्रसार करते हैं या गति करते हैं। इसमें कौन सा वो जो जीवाणु होता है, हमने बोले बार्डीटेला, और उसका नाम एक हीमोफिलस पर्टुसिस भी है। क्या है? हीमोफिलस पर्टुसिस। और काली खांसी के लिए हम डीपीटी का टीका लगाते हैं। किसका टीका लगाते हैं? डीपीटी का टीका लगाते हैं। और इसे एक हिंसक खांसी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हिंसक खांसी के नाम से भी जानते हैं। और यह काली खांसी 100 दिन की भी हो सकती है, इसलिए इसे 100 दिन की खांसी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो आईपी जो उस्मीमान होता है, सॉरी उस्मायन अवधि जो होती है, कब से कब तक होती है? यह 7 से 14 दिन के बीच में दिखाई देती है। कब से? 7 से 14 दिन तक। और यह किसको प्रभावित करती है? हमारे श्वसन को। किसको करती है यह? हमारे श्वसन को अधिक प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है हमारा, काली खांसी नामक जीवाणु के कारण होती है। तो इसमें पूछा गया है काली खांसी किस जीवाणु के द्वारा होता है। हमने आपको अभी बताया कि जो काली खांसी होती है वो बॉर्डीटेला पर्टुसिस के जीवाणु के कारण होती है। और यह बच्चों में सबसे अधिक होती है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग क्या है? तो क्या पूछा है इसने यहाँ पे हमें? माइकोबैक्टीरियम अर्थात टीबी के बारे में पूछा है। आप बताएंगे टीबी के अन्य नाम कौन कौन से? आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसके जीवाणु को डिप्थीरिया, पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन है क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस के नाम जानते हैं, तीसरा है टीटनस, चौथा है चेचक। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु है वो किस रोग का है? वह क्षय रोग का है। क्षय रोग को हम क्या बोलेंगे? यक्ष्मा। क्या बोलते हैं? यक्ष्मा। और काक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काक रोग भी कहते हैं। और श्वेत प्लेग, क्या बोलते हैं? श्वेत प्लेग के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए इसके अन्य नाम। अब इसमें कौन सा टीका लगता है? तो इसमें क्या लगता है? बच्चों को BCG का टीका। क्या लगता है? BCG का टीका। और ये कब लगता है? यह प्रसव के बाद बच्चों को, मतलब जन्म होते ही क्या लगाया जाता है? BCG का टीका। यदि कितना? 0.5 ml। कितना लगाया जाता है? 0.5 ml। यदि बच्चे का वजन कम है या बच्चे को कोई बीमारी है तो हम उसे BCG का टीका तब नहीं लगाते हैं। उसे 1 वर्ष के अंतर्गत, ये छूट गया होता है तो उसे 1 वर्ष के अंदर लगाया जाता है। कितना लगाते हैं? 1 ml। कितना लगाते हैं? 1 ml। और इसमें डॉट्स जो है ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो यह किससे होता है ट्यूबरक्लोसिस? पानी, हवा, भोजन के माध्यम से
फैलता है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, 12 अप्रैल 2005 को कौन सा कार्यक्रम आरंभ हुआ था? तो इसके ऑप्शन है हमारे NUHM, दूसरा ऑप्शन है RHM, तीसरा ऑप्शन है ICDS, चौथा ऑप्शन है WHO। तो 12 अप्रैल 2005 को क्या हुआ था? NRHM प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? NRHM। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है हमारा? सेकेंड ऑप्शन NRHM, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और NUHM यह 13 मई 2013 को, कितना, 13 मई 2013 को यह इस सॉरी 1 मई, कब? 1 मई 2013 को इसकी शुरुआत हुई थी। और बाद में 2013 में ही इन दोनों को जोड़कर क्या बना दिया था? NHM, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। हम जानते हैं NRHM के बारे में क्या है? NRHM का फुल फॉर्म अभी बताया आपने आपको, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसका आरंभ कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। तो यह क्या कार्य करती है? इसके कार्य हैं गांव में स्वास्थ्य सेवाएं जो है उपलब्ध कराना, और राज्यों के प्रत्येक ब्लॉक में 24 घंटे तक खुलने वाले अस्पताल जो होते हैं इसी मिशन का अंग है। इसी मिशन के अंतर्गत समेकित कोष का भी गठन किया गया था, और गांव में पेयजल की व्यवस्था कराना, गांव के पंचायत में ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों की स्थापना करना, यह इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। किसके? NRHM के। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि खालिस्तान की अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। पहला ऑप्शन है हमारा गर्भ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि, दूसरा ऑप्शन है हमारा गर्भनाल की वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है माता के शरीर के आकार में सामान्य वृद्धि, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बहनों, गर्भावस्था के समय ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, क्योंकि हमें खुद के लिए और बच्चे के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि यदि हम ऊर्जा का अच्छा से ग्रहण करेंगे तो बच्चे की जो है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और शारीरिक गतिविधि कैसी होंगी? अच्छी होंगी, और गर्भनाल में भी वृद्धि होगी, जिससे बच्चे से माता से जो भी पोषक तत्व हैं वह बच्चे के पास आसानी से पहुंच जाए, और माता के शरीर के आकार में भी सामान्य वृद्धि होगी। यदि माता को आवश्यकता कम होगी, यदि वह ऊर्जा कम लेगी, तो क्या होगा? बच्चा कुपोषित होगा, बच्चों में संक्रमण होंगे, और गर्भावस्था में जटिलताएं उत्पन्न होगी। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या है हमारा? उपरोक्त सभी। ये सभी, गर्भस्थ शिशु, गर्भनाल में वृद्धि और माता के शरीर में आकार वृद्धि, ये सभी कैसे होंगे? ऊर्जा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जिससे बच्चे की गतिविधि, शारीरिक ऊर्जा सब में अच्छी प्रोग्रेस होगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान के साथ साथ लौह संपूर्ण से रक्त अल्पता ठीक करने में मदद मिलती है। पहला ऑप्शन है थायमीन, दूसरा ऑप्शन है फोलिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, चौथा ऑप्शन है कोलिन। तो इसमें का प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा फोलिक अम्ल। क्या होगा? फोलिक अम्ल। यह क्या करता है? फोलिक अम्ल के साथ साथ लौह संपूर्ण से रक्त अल्पता ठीक करने में मदद मिलती है। जब क्या होता है, जब महिला गर्भवती होती है तो उससे आंगनवाड़ी से फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। क्यों? आयरन बढ़ाने के लिए। तो आयरन क्यों बढ़ाया जाता है? शरीर में रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया जो होता है रोग, वो ना हो, बच्चा स्वस्थ हो, माता का खून क्या है? स्वस्थ हो। कितना होना चाहिए माता का हीमोग्लोबिन? 12 से 15 ml के बीच में होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण खालिस्तान के कारण होता है। पहला ऑप्शन है निर्धनता, दूसरा ऑप्शन है दूध छुड़ाने की अवहेलना, तीसरा ऑप्शन है दीर्घकालिक संक्रमण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो होता है वह क्यों होता है? उपरोक्त सभी के कारण। क्यों होता है? उपरोक्त सभी के कारण। क्या होता है? बच्चों में जो कुपोषण है वो क्या होता है? इन सभी के कारण अधिकतर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन एक वायु वाहित रोग नहीं है? हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक वायु वाहित रोग नहीं है? पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, चौथा ऑप्शन है हमारा एंथ्रेक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा मलेरिया। क्या है? मलेरिया। ये जो तीनों हैं, चेचक, इन्फ्लुएंजा, एंथ्रेक्स, ये किससे होते हैं? वायु के द्वारा फैलते हैं। और यह कैसे रोग हैं? विषाणु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। किंतु जो मलेरिया है, मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, जिसे क्या कहते हैं? जूड़ी बुखार। क्या बोलते हैं?
जूड़ी बुखार के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम बोलते हैं कि कैसे फैलता है, यह मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है उसके काटने से फैलता है। और इसका जो वाहक है क्या है, मतलब रोगजनक जो है इसका प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, यह गंदी वायु से नहीं फैलता है, मतलब वायु से नहीं फैलता, ये मच्छर के काटने से फैलता है। अगला है हमारा, अपर्याप्त खाद्य अंतरण के कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है भोजन की खराब योजना, दूसरा ऑप्शन है भोजन छोड़ दे, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य की खराब आदतें और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो अपर्याप्त खाद्य अंतरण ग्रहण मतलब अपर्याप्त मतलब सही से भोजन को ना खा पाना, ये क्या है इसके अपर्याप्त मतलब नेगेटिव पॉइंट है। तो क्या क्या हो सकते हैं? भोजन की खराब योजना, यदि भोजन अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे, उसे पर्याप्त खाद्य अंतर्ग्रहण करेंगे, किंतु बच्चा नहीं खा रहा है या माता को जो नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा, भोजन अपर्याप्त होगा। तो क्या करेंगे, भोजन छोड़ देने से होगा, स्वास्थ्य की खराब आदतों से भी हो सकता है। ये सब कारण किसके हो सकते हैं? अपर्याप्त खाद्य अंतर्ग्रहण के हो सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल्यावस्था में से वयस्कावस्था के संक्रमण की अवधि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मध्य वय, दूसरा ऑप्शन है वृद्धावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोर वय, चौथा ऑप्शन है पूर्व विद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किशोर वय। क्या कहते हैं? किशोर वय। बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की संक्रमण की अवधि को किशोर वय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ओपीवी, दूसरा है बीसीजी, तीसरा ऑप्शन है डीपीटी और चौथा ऑप्शन है आईडीडी। तो इस प्रश्न में ओपीवी, बीसीजी और डीपीटी इनको क्या किया गया है, सार्वभौमिक टीकाकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है, किंतु फोर्थ ऑप्शन आईडीडी को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, क्या है हमारा अंतिम प्रश्न आज का? वृद्धिरोध स्टनिंग को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है आयु की दृष्टि से अत्यंत कम लंबाई, दूसरा ऑप्शन है आयु की दृष्टि से अत्यंत कम भार, तीसरा ऑप्शन है लंबाई की दृष्टि से अत्यंत कम भार और चौथा ऑप्शन है लंबाई की दृष्टि से कम भार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आयु की दृष्टि से अत्यंत कम लंबाई। कम लंबाई है मतलब क्या है? स्टनिंग। और यदि कम भार है, क्या है? आयु की दृष्टि से अत्यंत कम भार, यह वेस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? यह वेस्टिंग कहलाता है। भार में वेस्टिंग और लंबाई में, कम लंबाई में स्टनिंग के नाम से जानेंगे। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।